फ्रेंड्स और सभी मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घरों पर होंगे और सामान्य अध्ययन की तैयारी को, कंपटीशन की अपनी तैयारी को लगातार सतत रूप से जारी रखे हुए होंगे। सभी मेरे मित्रों को नमस्कार, सभी मेरे डियर फ्रेंड्स। आज हम सभी लोग सामान्य अध्ययन की जनरल स्टडीज की इस कड़ी में, इस सेशन में जनरल साइंस के टॉपिक पर बात करेंगे। वी आर डिस्कसिंग ऑन द जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के टॉपिक में आज जिस टॉपिक को हम लोग लेने वाले हैं उस टॉपिक में बायोलॉजी का पोर्शन है और बायोलॉजी के पोर्शन में सेल या कोशिका के संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सेल के बारे में बात करेंगे, कोशिका के बारे में। मैं आपको बता दूं कि पहले से ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके सभी के सामने। ये जंतु कोशिका है। सेल, ऊपर टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। इस सेल में विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनेल्स या अंगक बने हुए हैं। इनसाइड इन दैट इस कोशिका में तारकाय बना हुआ है, चूंकि ये जंतु कोशिका है। दिस इज एनिमल सेल showing under by electron microscope. This that is centrosome, तारकाय and that is mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो बहुत सारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न आते हैं कि इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और तारकाय के संदर्भ में कि तारकाय केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, फाउंड इन ओनली एनिमल सेल। एंड तारकाय कोशिकाओं के विभाजन के लिए आवश्यक होता है। इट इज एसेंशियल टू डिवीजन ऑफ द सेल। उसके बाद में अंतः प्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सपोर्टिंग ऑर्गेनेल होता है सेल का और इस सपोर्ट देने का काम करता है, इसलिए हम लोग इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। इट इज नॉन एज अ स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल। एंड देन न्यूक्लियस, ये केंद्रक है और कोशिका का इसे मस्तिष्क कहा जाता है। इट इज नॉन एज अ ब्रेन ऑफ द सेल। इट इज अ सीपीयू ऑफ द सेल। क्योंकि ये सभी प्रकार की जितनी भी जैविक, रासायनिक, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है उन सभी को रेगुलेट करने का काम करता है। और दैट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम एक इट इज नॉन एज अ सुसाइडल वैल, कोशिका की आत्महत्या की थैली। एंड इट इज नॉन एज आल्सो ट्रैपिक सेल ऑफ ए सेल। इसे इस तरीके से जानते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं इसे। राइबोसोम चूंकि प्रोटीन निर्माण का काम करता है और इसे चूंकि 70S-80S प्रकार का ये राइबोसोम होता है। इसके साथ साथ में यहाँ पर वैक्यूल्स हैं, रिक्तिकाएं हैं और रिक्तिकाएं चूंकि जंतु कोशिकाओं में कम होती हैं। जंतु कोशिकाओं में भंडारण, स्टोरेज के लिए और पानी का संग्रह करने के लिए इनकी संख्या कम होती है अपेक्षाकृत वनस्पति कोशिकाओं में। क्योंकि वनस्पति कोशिकाओं में भोजन का भंडारण, स्टोरेज ऑफ द फूड और साथ साथ ही स्टोरेज के साथ साथ पानी का कलेक्शन, वाटर स्टोरेज करने का काम वैक्यूल्स करते हैं। चूंकि सेल एक टर्म लैटिन टर्म है। जनरल साइंस में लैटिन और ग्रीक शब्दों का मैक्सिमम यूज किया जाता है, सर्वाधिक प्रयोग होता है। सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है। सेल सेलुला से बना हुआ है। सेल मींस अ स्मॉल कंपार्टमेंट, एक छोटा सा कंपार्टमेंट, एक छोटा सा कह सकते हैं कि 0.1 माइक्रोन से लेकर के 0.25 माइक्रोन तक की छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। इनकी साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोन तक की सेल। इन सेल को छोटे से कंपार्टमेंट के रूप में नाम दिया गया है और सेल या कोशिका नाम लैटिन भाषा से रिलेटेड है। तो लैटिन भाषा में इसे स्मॉल कंपार्टमेंट या सेलुला कहा जाता है। सेल कोशिका के बारे में सर्वप्रथम इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क के टुकड़े में सबसे पहले इसे देखा। तो सेल को कॉर्क के टुकड़े में सबसे पहले देखने का कार्य रॉबर्ट हुक ने किया। क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जब इसे देखा तो रॉबर्ट हुक ने देखने के बाद में उसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कोठरियां सी सेल्स दिखाई दी, इसीलिए उन्होंने इसका नाम सेल रखा। जिस तरीके से जेल में या फिर कह सकते हैं कि अन्य प्रकार की जो कोठरी बनी होती है, कि स्ट्रक्चर होता है कोठरी का, एक सीरीज होती है,
उस कोठरी की सीरीज में इन्हें देखा उन्होंने अपने स्वयं के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के माध्यम से, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसे कोशिका नाम दिया, शेल नाम दिया। और सेल लैटिन भाषा के टर्म से रिलेटेड है, बहुत सारी स्मॉल कंपार्टमेंट होते हैं इसमें और ये काफी छोटी होती है। इट इज द स्मॉलेस्ट। चूंकि कोशिका 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोजी। कोशिका जब इन्होंने खोजी तो वो निर्जीव कोशिका, चूंकि कॉर का टुकड़ा एक निर्जीव होता है, तो निर्जीव कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने एक निर्जीव कोशिका की खोज की। तो ये ध्यान रखना होगा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसे डिस्कवर किया, 1665 में इसे डिस्कवर किया। और 1665 में जब इसे खोजा तो एक काफी ज्यादा छोटी स्मॉलेस्ट इन्होंने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा तो ये निर्जीव कोशिका थी। अब बात करते हैं कि चूंकि परीक्षा उपयोगी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु बाय डिस्कवर्ड द सेल इन फर्स्ट टाइम इन द यूनिवर्स, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक बाय डिस्कवर्ड सेल इन 1665। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सजीव कोशिका या लिविंग सेल, तो हु बाय डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। तो लिविंग सेल सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, तो सजीव कोशिका लिविंग सेल बाय डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया, सबसे पहले उसे खोजा। तो जंतु कोशिका की खोज, वनस्पति कोशिकाओं की खोज, अर्थात जंतु कोशिकाओं के बारे में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने जानकारी दी है, जिस व्यक्ति ने इसे खोजा है, उस व्यक्ति का नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। और निर्जीव कोशिका या सबसे पहले कोशिका जिसने खोजी है उस व्यक्ति का नाम रॉबर्ट हुक है। अब बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वाज गिवन इन 1839 बाय स्लाइडेन एंड स्वान। तो स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी का कंपोज किया। तो सेल थ्योरी कंपोज इन 1839 बाय द स्लाइडेन एंड स्वान। Sliden is related to the botany department and Swan is commencement from the geology department. तो 1839 में इन्होंने सेल थ्योरी दी। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेल थ्योरी। व्हाट इज द सेल थ्योरी? कोशिका सिद्धांत क्या है? तो कोशिका सिद्धांत डिपेंड ऑन द डेफिनेशन ऑफ द सेल। डेफिनेशन ऑफ द सेल, कोशिका की परिभाषा इसमें इंक्लूड होती है। Cell is the structural and functional unit of living life to acquire many types of any regulate to generate many types of cells। बहुत सारी कोशिकाओं को उत्पन्न करना, अपने जैसी कोशिकाओं को बना लेना। कोशिका एक क्रियात्मक और संरचनात्मक किसी भी जीव की इकाई होती है। तो किसी भी जीवधारी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स, किसी भी प्रकार के जीवधारी के जंतुओं की, वनस्पतियों की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका में स्वयं द्विगुणन की, सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता होती है। अपने आप स्वयं दूसरे प्रकार की कोशिकाओं को बना सकती है। सेल अपने प्रकार की अनेक प्रकार की कोशिकाओं से कनेक्ट होती है और कनेक्ट होने के लिए कोशिकाओं के बीच में छोटे छोटे से पिट्स होते हैं और इन पिट्स को दीज आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। इन छोटे छोटे पिट्स को जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका को कनेक्ट करने के लिए छोटे छोटे सूत्र या फाइबर्स होते हैं, उन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। तो वन सेल कनेक्ट टू अनदर सेल और ये कनेक्टिंग लिंक्स जो है प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा सभी को कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका को कनेक्ट करने के लिए जो सूत्र होते हैं, फाइबर्स होते हैं, दीज आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। उन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा एक कोशिका से दूसरी कोशिका को जोड़ने का काम करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के तहत कोशिका एक स्वतंत्र इकाई है। इट्स ऑटोनोमस यूनिट, एक स्वतंत्र इकाई है। कोशिकाएं अपने प्रकार के बहुसंख्यक कोशिकाओं के साथ में जुड़ी होती हैं। कोशिकाएं एक जीव का निर्माण करती हैं। कोशिका संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिकाओं में स्वयं जनन करने की क्षमता होती है, सेल्फ डुप्लीकेशन करने की एफिशिएंसी होती है सेल्स में। अब बात करते हैं कि सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सेल के स्ट्रक्चर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाहरी जो कवर आप देख रहे हैं, वी आर वाचिंग, तो बाहरी जो कवर देख रहे हैं, बाहरी कवर जंतु कोशिकाओं में प्लाज्मा लेयर, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन।
तो जंतु कोशिकाएं जो एनिमल सेल होती है उसमें प्लाज्मा झिल्ली इसे कहते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से इनके नाम होते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है जंतु कोशिकाओं में, ये फास्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो ये ध्यान रखना होगा आप सभी लोगों को कि फास्फोलिपोप्रोटीन की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो इट इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपोप्रोटीन। ये फास्फोलिपोप्रोटीन की प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिकाओं की बनी होती है। अब बात करते हैं कि ये प्लाज्मा झिल्ली या वनस्पति कोशिकाओं की कोशिका व्यक्ति है सेल वॉल, ये जो मॉडल है वो किसने दिया? तो रॉबर्टसन ने 1959 में इस मॉडल को दिया। तो ये ध्यान रखना होगा कि यूनिट, मेम्ब्रेन, मॉडल, शेल्स का, वही जो प्लाज्मा झिल्ली का मॉडल है या फिर कोशिका विधि का सेल वॉल का मॉडल है, किसने दिया है? तो वो मॉडल रॉबर्टसन ने 1959 में दिया है। और प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिकाओं में फास्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है, जबकि वनस्पति कोशिकाओं में इन प्लांट सेल इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, जबकि वनस्पति कोशिकाओं में ये सेलुलोज की बनी होती है। तो वनस्पति कोशिकाओं में सेलुलोज की बनी हुई होती है, तो प्लांट सेल में सेलुलोज की बनी होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो बाहर, चूंकि एक्चुअली में सेल इट इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। एक्चुअली में 3 पार्ट्स में बटी होती है। प्लाज्मा झिल्ली पहला पार्ट होता है, या प्लाज्मा झिल्ली के साथ सेल वॉल हम लोग कह सकते हैं, जो वनस्पति कोशिकाओं में होती है। इस तरीके से एक पार्ट वो होता है। दूसरा पार्ट होता है इसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत कोशिका के अंदर का समस्त प्रकार का जितना मटेरियल होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, समस्त प्रकार के अंगक होते हैं, वो सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। अंदर के सभी पार्ट इसमें होते हैं। ये पूरा का पूरा जो विषय आप देख रहे हैं, ये पूरा प्रोटोप्लाज्म का विषय होता है। तो इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दे सकते हैं। और प्रोटोप्लाज्म नाम है इसका, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म नाम इसका मोहिल ने दिया था। तो प्रोटोप्लाज्म नाम मोहिल ने दिया। और प्रोटोप्लाज्म को कोशिका का जो जीवद्रव्य है, क्योंकि ये जैव रासायनिक जितनी क्रियाएं होती हैं समस्त प्रकार के सेल में, उन सभी को रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का काम करता है, उसका क्रियान्वयन करने का काम करता है। इसलिए पुरकिंजे ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा। इट इज नॉन एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। इसे जीवन का भौतिक आधार कहा। तो प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे के शब्दों में इसे हम जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। मोहेल ने इसका नाम प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। ये बहुत ही जरूरी होता है। वो कहा जाता है कि अगर कोशिका का प्रोटोप्लाज्म किसी भी तरीके से नष्ट हो जाता है, अगर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो कहा जाता है सेल डेड हो जाती है, व्यक्ति डेड हो सकता है। इस तरीके से मेडिकल साइंस में इसको माना जाता है। तीसरी बात करते हैं बैकूस। तो कोशिका के जो 3 महत्वपूर्ण पिलर कह सकते हैं, स्तंभ हैं, उनमें प्लाज्मा झिल्ली, प्रोटोप्लाज्म, तीसरा बैक्यूस। बैक्यूस की बात करें तो बैक्यूस बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। बैक्यूस, इसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और टोनोप्लास्ट, ये बैक्यूस है, टोनोप्लास्ट है। और ये टोनोप्लास्ट बैक्यूस चूंकि वनस्पति कोशिकाओं में ज्यादा होती है। और टोनोप्लास्ट का जो काम होता है, इसमें स्टोरेज होता है, वाटर का होता है, बहुत सारी चीजों का स्टोरेज होता है, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है, प्रोटीन्स का होता है, एमाइड्स का होता है। इसके साथ साथ में ये प्लांट्स में कलर शो करने का काम भी करती है, कलर डिस्प्ले करने का काम करती है। वायलेट कलर है, पिंक कलर, रेड कलर और भी पर्पल कलर, अनेक प्रकार के कलर्स को डिस्प्ले करने का काम भी ये टोनोप्लास्ट करती है। अब हम बात करते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली, ये जो प्लाज्मा झिल्ली या सेल वॉल है वो एक्चुअली में है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा झिल्ली एक प्रकार से किसी भी कोशिका के दोनों तरफ पराशरण, ऑस्मोसिस, विसरण, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, विशिष्ट प्रकार के पदार्थों का आवागमन करने के लिए बहुत जरूरी होती है। एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं के मध्य में संपर्क स्थापित करने, विभिन्न प्रकार के आवश्यक पदार्थों के आने जाने के लिए बहुत जरूरी होती है। दूसरी बात कि वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिका की जो दीवार है, सेल वॉल है, वो सेल वॉल इस प्रकार की है कि उस सेल वॉल में 3 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। द्वितीयक परत जो प्लांट सेल में होती है, द्वितीयक यानी सेकेंडरी वॉल होती है, द्वितीयक परत प्लाज्मा झिल्ली की बनी होती है। तो एक बात यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज आती है, क्या प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, क्या वो वनस्पति कोशिकाओं में भी होती है? यस, वनस्पति कोशिकाओं में होती है, परंतु सेकंड नंबर की होती है।
दूसरे प्रकार की लेयर को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि तीसरे नंबर, तो फर्स्ट नंबर की जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है, दूसरे नंबर की प्लाज्मा झिल्ली से बनी हुई है। चूंकि विभिन्न प्रकार के जो ईस्ट होते हैं, कवक होते हैं, उनकी झिल्ली काइटिन की बनी होती है, लेकिन वनस्पति कोशिकाओं की जो झिल्ली होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। साथ साथ में इसमें बीच में एक मिडल लेयर भी होती है। मिडल लेयर, उस मिडल लेयर में क्या होता है कि मिडल लेयर मैग्नीशियम और कैल्शियम के पैक्टेट से बनी होती है, काफी ज्यादा विस्कस होती है, जिलेटिनस होती है। इसलिए होती है चूंकि जो कच्चे फल होते हैं, कच्चे फल काफी टाइट होते हैं, लेकिन जब वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैकेट्स काफी लूज हो जाते हैं, इस आधार पर फल पकने लगते हैं, तो फलों का पकना इस मिडिल लेयर पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की लेयर्स और उसमें एक मिडिल लेयर होती है। तो ये मिडिल लेयर क्या करती है कि एक परत को, एक लेयर को दूसरे लेयर से जोड़ने का काम करती है मध्य पटल, और दूसरी लेयर तीसरे को जोड़ने का काम करती है। तो मध्य पटल मैग्नीशियम और कैल्शियम के पैकेट्स की वजह से जुड़ी हुई थी। मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन के पैकेट्स उन्हें जोड़ने का काम करते हैं। एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा, इस प्लाज्मोडेस्माटा के सूत्र होते हैं जो कोशिकाओं के बांधे रखने का काम करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर भरा हुआ है, तो प्रोटोप्लाज्म में जो कंडीशन होती है या कह सकते हैं केमिकल कंपोजिशन है, उसका बायोलॉजिकल केमिकल कंपोजिशन बना होता है। तो बायोलॉजिकल केमिकल कंपोजिशन में जैव रासायनिक संगठन जो बना है उसमें ऑक्सीजन 62% होता है, ऑक्सीजन 62%, कार्बन 20% होता है, हाइड्रोजन 12% होता है, इसके साथ साथ में नाइट्रोजन 8% होता है। तो यहां पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि सबसे ज्यादा प्रोटोप्लाज्म में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 62% है, उसके बाद में कार्बन 12% पाया जाता है। तो 62% यहां पर कार्बन है, तो कार्बन 62% की बात ध्यान रखनी होगी आपको कि सबसे ज्यादा 62% कार्बन होता है। तो कार्बन 62% प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है, 12% इसमें 62% ऑक्सीजन होती है, 12% कार्बन होता है। तो ऑक्सीजन 62%, 12% कार्बन, इसके साथ साथ में 10% यहां पर हाइड्रोजन और 8% नाइट्रोजन। इसके अलावा और भी अन्य प्रकार के सोडियम और भी बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। अब यहाँ पर क्लियर कर देने वाले हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी आकार व आयतन में बड़ी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी जिसको हम लोग नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं, सबसे लंबी होती है। उसके साथ साथ में हमारी आंखों में पाई जाने वाली, तो यहाँ पर आंखों में जो पाई जाने वाली कॉन्स होती हैं, कॉन्स होने के साथ साथ में रॉड्स सेल्स होती हैं। बोन्स को बनाने वाली ऑस्टियोसाइट सेल कहते हैं। फीमेल के लिए ओवम, जो अंडाणु होते हैं, ओवम सेल होती है, और कह सकते हैं कि मेल के लिए इसमें स्पर्म होता है। इस प्रकार से बहुत सारी सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, और हमारे जैसे फिल्टर करने वाली किडनी में पाई जाने वाली जो यूरिन को फिल्टर करने का काम करती हैं, हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं, तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में यूज होने वाली जो सेल्स हैं उन्हें हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। जो माइंड में होती है उन्हें नर्व सेल कहते हैं। तो ऐसे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे लंबी लॉन्गेस्ट है उसको तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, तो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट जो सेल होती है, सबसे ज्यादा छोटी कोशिका होती है, उस छोटी कोशिका को, सबसे ज्यादा छोटी कोशिका, उसे हम लोग पीपीएलओ कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक स्ट्रक्चर। तो उस प्रकार से जो पीपीएलओ कोशिका होती है सबसे ज्यादा छोटी कोशिका मानी जाती है। इसके साथ साथ में कोशिका के जो टाइप्स होते हैं, तो कोशिका के टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कोशिका के टाइप्स कितने हैं। तो कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, और कोशिका के 2 प्रकारों में एक प्रकार होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का, और दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है यूकैरियोटिक कोशिका का। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, अर्थात ऐसी सेल्स
जो सबसे पहले प्राइमेटिव है, इनके अंदर का जो पदार्थ डीएनए होता है, या कह सकते हैं कि जो क्रोमेटिन फाइबर्स है, वो क्रोमेटिन फाइबर्स बिखरा हुआ होता है, फैला हुआ रहता है। ये क्रोमेटिन फाइबर इकट्ठा नहीं होता है, और क्रोमेटिन फाइबर जो है वो बिखरा हुआ होता है, और ये क्रोमेटिन फाइबर में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, रिकेट्सिया, पेपियालो, माइक्रोप्लाज्मा, इस तरीके से छोटी छोटी सेल्स है, वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। स्टार्टिंग वाली सेल्स है, इनका न्यूक्लियस का केंद्र का जो कवर होता है वो निश्चित नहीं होता, वेल डेवलप्ड नहीं होता है। फिर बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन होती है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, सुरक्षित कवर के अंदर रहता है। प्लांट सेल, एनिमल सेल, सभी ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दिया जाए बिसाइड्स ऑफ दीस, उसके अलावा एनिमल सेल और प्लांट सेल, जंतु और वनस्पति कोशिकाएं पूर्ण रूपेण यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। विकसित वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है इन सभी का। तो एक बार हम लोग से बात कर लेते हैं इन सब की चीजों के बारे में, कोशिका के बारे में। सबसे पहले कोशिका की जानकारी रॉबर्ट हुक ने दी है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा है, चूंकि उन्होंने जिस कोशिका के बारे में जानकारी दी वो निर्जीव कोशिका थी। सजीव कोशिका के बारे में जानकारी एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉफ ने दी, सजीव कोशिका की जानकारी उनके द्वारा दी गई। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया 1839 में। कोशिका सिद्धांत के आधार पर कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को निर्माण कर सकती है, बना सकती है। यह एक अर्धपारगम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करती है, जिसमें से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का, आवश्यक पदार्थों का पराशरण होता है, विषण होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, सक्रिय परिवहन होता है। कोशिका लैटिन भाषा के टर्म से बनी हुई है। सेलुलर स्मॉल कंपार्टमेंट लैटिन भाषा के शब्द से जुड़ी हुई है। कोशिका जीवन की इकाई है। कोशिका के बारे में मैं आपको बता दूं कि कोशिका या जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले आदि सागर में हुई है। सबसे पहले आदि सागर में एक कोशिका कोइशर बेग या ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के रूप में सबसे पहले इसका ओरिजिन हुआ है, सबसे पहले जन्मी। कोशिका के 3 पार्ट होते हैं, और कोशिका के 3 पार्ट में बाहर का पार्ट होता है कोशिका भित्ति का, या जिसमें प्लाज्मा लेमा जैसे जंतु कोशिकाओं में कहते हैं। दूसरा पार्ट होता है अंदर का प्रोटोप्लाज्म, जो समस्त प्रकार का भाग है, केंद्रक सहित पूरा भाग होता है। केंद्रक सहित पूरा भाग है, तो इसमें मैं एक बात बता दूं कि प्रोटोप्लाज्म होता है वो 2 प्रकार का है। प्रोटोप्लाज्म एक शॉल होता है, एक जैल होता है। तो 100 प्रकार का प्रोटोप्लाज्म पूरी कोशिका में बिखरा हुआ होता है। ये पूरा का पूरा कोलाइडल होता है, तरल पदार्थ होता है, और बहुत प्रकार के अनेक प्रकार के आयंस इसमें जुड़े हुए होते हैं। तो बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं, अनेक प्रकार के क्रिस्टलों का कोलाइडी तरल पदार्थ प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार पुरकिंजे ने कहा। प्रोटोप्लाज्म शब्द मोहिल ने दिया, इसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। रेक्टिका तीसरे नंबर पर, जो तीसरा पार्ट है कोशिका का, रेक्टिका को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। रेक्टिका अनेक प्रकार के पदार्थों का वनस्पति कोशिकाओं में संग्रह करने का काम करती है। इसमें अनेक प्रकार के एमाइड्स प्रोटीन्स भरे हुए होते हैं। इसमें कोशिकाओं के बहुत सारे पदार्थों के रंग भरे हुए होते हैं। वाटर भरा होता है, वाटर कलेक्शन होता है, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में कम होती है, वनस्पति कोशिकाओं में अत्यधिक पाई जाती है। दूसरी बात करते हैं कि इसमें जो सेंट्रोसोम है तारक का है, वो तारक का जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर में होता है, वो तारक का केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। वनस्पति कोशिकाओं में वनस्पति कोशिकाओं में तारक काय नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है, हरित लवक। चूंकि केवल एक ऐसा जंतु होता है, एक एक्सेप्शन है हमारे पास में, एक अपवाद है, जिसे हम यूग्लिना कहते हैं। यूग्लिना के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यूग्लिना एक प्रोटोजोन जंतु होता है और उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यह बात सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का एग होता है, वॉल्यूम एंड साइज एपेड साइज में, और सबसे छोटा पेपियालो माइक्रोप्लाज्मा हम लोग कहते हैं। इस तरीके से सबसे छोटी होती है। तो ये कोशिकाएं हैं, और इन सब स्ट्रक्चर के बारे में अलग अलग तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रिका, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य रिक्तियों के बारे में हम लोग और भी आगे चर्चा कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक अगला होगा उसमें विभिन्न प्रकार के अंकों के बारे में अलग अलग प्रकार से जानकारियां प्रदान करेंगे, अलग अलग प्रकार से जानकारियां लेंगे। कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के रूप में हैं, अलग अलग होती हैं,
और ये महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात है केमिकल कंपोजिशन में कि मैं आपको बता दूं कि ये जो कोशिका भित्ति का मॉडल है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, वो 1859 में रॉबर्टसन ने दिया था, यूनिट मॉडल दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो भित्ति होती है, इसमें जो मध्य पटलिका होती है वो फलों के पकने, कच्चे फल होते हैं तो टाइट होने और उसके बाद में अलग होने के लिए होती है। तो इसमें जो जेलेटिनस या पदार्थ भरा होता है, मजबूत पदार्थ है, उस आधार पर ये काफी मजबूत होती है और बाद में खुल जाती है। तो वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका की भित्ति 3 परतों में बटी हुई है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और द्वितीयक जो होती है उसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है जो वनस्पति कोशिकाओं में होती है। इस आधार पर ये पूरा का पूरा 3 पार्ट्स का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोगों ने आज समझा है। इसके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बिंदु, परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में समझा है। इसके आगे की जानकारी लोग लेते रहेंगे। आपको हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी और भी अपने सुझाव, कमेंट, सपोर्ट हमें देते रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें।